नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में दो पार्टियां, ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने पास से सत्ता जाने नहीं देना चाहती। जाने तो विपक्ष का दर्जा भी नहीं देना चाहती, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि सत्ता बचाने के लिए और सियासत बचाने के लिए विपक्ष का ओहदा छोड़ना पड़ जाता है। तो क्या वो वक्त करीब आ गया है जिसमें इन दोनों पार्टियों में से एक पार्टी अपना विपक्ष का ओहदा छोड़ने के लिए तैयार है? और इन दोनों के बीच आखिर कौन सा समझौता है जिस समझौते में बिहार की राजनीति में पिछले 34 साल से ये देखा जा रहा है कि किसी तीसरे की एंट्री हो ही नहीं सकती? क्या उस तीसरे की एंट्री का संभावित खतरा इन दोनों राजनीतिक दलों को दिखाई दे रहा है? बात हम कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की, क्योंकि इनकी कार्यप्रणाली पर नजर डालें तो जब लालू यादव या राबड़ी देवी की सत्ता थी तब 90 से 94 तक ये एक साथ थे। फिर उसके बाद इनको विपक्ष का स्पेस भी अपना चाहिए था। 1994 के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का स्पेस इन्हीं के पास रहे, उसका इंतजाम करने में लग गए। फिर 2005 में सत्ता नीतीश कुमार के पास आ गई तो विपक्ष का दर्जा लालू यादव के पास यानी राष्ट्रीय जनता दल के पास चला गया। फिर उसके बाद की परिस्थिति में जब ये लगा कि दोनों ही सत्ता यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही भूमिका अपने पास रखने के चक्कर में कहीं ऐसा न हो कि सत्ता से ही हाथ धोना पड़े, फिर 2015 में दोनों एक हो गए। फिर 2022 की परिस्थितियों को देखें, जब महाराष्ट्र में गुवाहाटी मॉडल के तहत 50 खोखे एकदम ओखे के कथित कथित नैरेटिव से बनने वाली सरकार अस्तित्व में आ गई, उसके बाद महीने भर के अंदर फिर से दोनों एक हो गए। और जब ये लगा 2024 की शुरुआत में जनवरी के महीने में जब ये लगा कि दोनों अलग अलग चलते हुए भी बिहार की राजनीति में किसी तीसरे की एंट्री को रोकने में सक्षम है, फिर अलग हो गए। लेकिन क्या आज की परिस्थिति में दोनों अलग रहकर किसी तीसरे की एंट्री रोकने में सक्षम है? आखिर आकलन का, असेसमेंट का वो कौन सा दौर चल रहा है जिसमें इन दोनों के सामने कड़ी चुनौती खड़ी हो गई है? और बिहार में जिसको कहते हैं खेला होबे, जो बंगाली टर्म है खेला होबे, ममता बनर्जी ने कहा था, वो खेला होबे बिहार में कितने करीब है और इस आकलन का इसमें कितना बड़ा महत्व है? क्यों दोनों पार्टियां नूरा कुश्ती की स्थिति में है? कभी कोई किसी की वीडियो जारी कर रहा है, कभी कोई किसी पर आरोप भी लगा दे रहा है, लेकिन आरोप लगाने के बावजूद दोनों कभी दूर नहीं हो पा रहे। आखिर बिहार में किस तीसरे से दोनों को डर लग रहा है कि कोई तीसरा एंट्री कर जाएगा तो दोनों की सियासत खत्म हो सकती है? उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि 15 सालों तक 2002 से 2017 तक एक तरह का अघोषित समझौते जैसी स्थिति समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में थी। कभी सपा तो कभी बसपा, तीसरे को एंट्री नहीं देनी है। 2017 में तीसरे की एंट्री हो गई तो 2019 में दोनों साथ आ गए। ये अलग बात है, साथ रह नहीं पाए। तमिलनाडु में ऐसे ही होता है, डीएमके एआईएडीएमके, तीसरे की एंट्री नहीं, संभावना भी नहीं है, लिहाजा दोनों को साथ आने की मजबूरी कभी पैदा नहीं होती। लेकिन बिहार में मजबूरी पैदा हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश का उदाहरण बिहार में एक सबक के तौर पर काम करता है कि दोनों के इमैच्योरिटी से, दोनों के द्वारा समय की नब्ज को नहीं पहचान पाने की वजह से 2017 में तीसरे ने यानी बीजेपी ने एंट्री मारी। तो क्या बिहार में ये परिस्थितियां अब आ गई है कि बीजेपी या कोई और तीसरा भी हो सकता है जो इन दोनों की सियासत में अपनी सियासी बिसात को सफलतापूर्वक बिछा सके? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए और बिहार की राजनीति से पल पल अपडेट रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा के पास चलते हैं। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बिहार में क्या है कि बिहार की राजनीति में ये कौन से दो खेमे हैं? वो तो खैर बताने की जरूरत नहीं है कौन से दो खेमे हैं, चाचा भतीजे का ही खेमा है, जो बिहार में किसी तीसरे की एंट्री की आहट को किसी मौसम वैज्ञानिक की तरह पहचान लेते हैं कि अब तीसरे की एंट्री होने वाली है, लिहाजा दोनों का साथ होना जरूरी है। और अब फिर ये चर्चा चल रही है कि इस आहट को महसूस करना दोनों ने शुरू कर दिया है। और इस आहट को देखते हुए, क्योंकि एक बार सामने से इन दोनों की इस राजनीति को बीजेपी भी समझ गई थी 2020 में, तो चिराग मॉडल के रास्ते इन दोनों की राजनीति से किनारा पा करने की कोशिश की थी।
लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। आज की तारीख में क्या लगता है, आकलन का ये दौर कितना लंबा चलने वाला है? पहली बात अभिषेक जी, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का कोई महत्व नहीं होता। ये बिहार के संदर्भ में ही देखे तो नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पे क्या नहीं आरोप लगाया, या नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पे क्या आरोप नहीं लगाया, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार पे। उसी तरह लालू यादव नीतीश कुमार को लेकर क्या क्या नहीं कहा, तमाम उपमा से उनको सुशोभित किया, तमाम आरोप लगाए। उसी तरह नीतीश कुमार लालू यादव को लेकर, तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो 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 दौर देख रहे हैं, कि आपने बिल्कुल सही कहा कि तेजस्वी यादव ने पहले अशोक चौधरी ने चैलेंज किया। हालांकि अशोक चौधरी के इस कृत्य से नीतीश कुमार को कहीं न कहीं नीतीश कुमार की बद्दी पिटवा रहे हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी ने चैलेंज किया तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव ने वो वीडियो जारी कर दिया। तमाम में आरोप प्रत्यारोप आप देख रहे हैं, और आम लोगों को लगेगा कि भाई आप सब कुछ जो है खत्म हो चुका है जी। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो आपको दिख रहा है वो ट्रेलर होता है। फिल्म तो कुछ और होता है। तो वही चीज आपने बिल्कुल सही कहा। एक जमाने में आपको याद होगा ललन सिंह ने क्या कहा था, ललन सिंह ने लालू यादव को लेकर क्या कहा था कि हमारे राजनीतिक गुरु है। जी। आज ललन सिंह, परिस्थितियां चेंज हुई है। ललन सिंह लालू यादव पे क्या कह रहे हैं, या उनके बेटे को लेकर क्या कह रहे हैं कि लड्डू मिलेगा, लड्डू। उनके लड्डू का मतलब है शून्य मिलेगा। अब तेजस्वी यादव के जो प्रवक्ता है वो कह रहे लड्डू मतलब मिठाई मिलेगा, 25 में तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी। तो मैं तमाम इन चीजों को पहले इसलिए रखा हूं ताकि लोग समझ सके राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का कोई महत्व नहीं होता है। आपने देखा सोनिया गांधी को लेकर तमाम ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टी रहे हैं, उनका पूर्व में सोनिया गांधी को लेकर क्या था, फिर यूपीए 1 यूपीए 2 में वो सत्ता में भागीदार बने। विदेशी मुद्दों को लेकर शरद पवार, तारिक अनवर तो खुद कांग्रेस में है, वो भी सोनिया गांधी के आशीर्वाद से उनको इस बार टिकट मिला है। जिस सोनिया गांधी को उन्होंने गाली दिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप का कोई महत्व नहीं होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब तीसरी शक्ति का एंट्री होने का आभास इन दोनों को लगता है, ये दोनों एक हो जाते हैं। आपने 19 में देखा चिराग ऑपरेशन हुआ। हालांकि नीतीश कुमार ने उस समय कहा कि भाई हम तीसरे नंबर की पार्टी है, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। बीजेपी तो ये चीज समझती थी नीतीश कुमार को यदि मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे तो गाए बगाए कभी भी वो जा सकते हैं, और गए भी। आपने देखा नीतीश कुमार को इस बात का टिस था कि जो आज जो जेडीयू की जो संख्या 42-43 पे सीमित गई है, उसके पीछे कौन है। और चिराग ऑपरेशन का जो मास्टरमाइंड चिराग पासवान खुद नहीं थे, बीजेपी, उनका जो बागडोर था वो किसके हाथ में था, जो भाजपा के तथाकथित चाणक्य हैं उनके हाथ में था। तो ये नीतीश कुमार समझते हैं। और आपने जो तीसरी ताकत की बात की, अब 2025 का जो सिनेरियो है उसमें तीसरी ताकत नहीं है, चौथी ताकत का भी एंट्री हो गया है। एक तो बीजेपी से दोनों को खतरा है, जेडीयू आरजेडी को, ये नीतीश कुमार भी समझते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो जेडीयू ने उन नेताओं पे तब कार्रवाई किया है जब उन नेताओं का रिलेशन बीजेपी से अच्छे हो गए। आरसीपी सिंह आपके सामने में एग्जाम्पल है, ललन सिंह आपके सामने में एग्जाम्पल है। ललन सिंह के लिए, बीजेपी के लिए उस समय नहीं कहा जाता था, उस समय कहा जाता था कि लालू परिवार से एक करीबी हो गए। अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से करीबी हो गए। तो हमेशा राजद हो या जेडीयू हो, तीसरी ताकत और जो चौथी ताकत प्रशांत किशोर के रूप में एक चैलेंज दिख रहा है। ये दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी मजबूत हो या प्रशांत किशोर मजबूत हो। तो जो बयानों का दौर है, वीडियो का जो दौर है, आदान प्रदान हो रहा है कि इन्होंने माफी मांगा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांगा, वो कह रहे हैं कि ये इनकी राजनीति खत्म हो गई थी, मैंने जिंदा कर दिया। ये सब कंफ्यूजन पैदा करने के लिए है, लोगों में लगे कि भाई अब इन दोनों में कुछ
सब कुछ खत्म हो चुका है, जबकि राजनीति में सब कुछ कभी कभी खत्म नहीं होता है, पर्दे के पीछे और कुछ खेल होता है। तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर और बीजेपी से यदि इन दोनों को लगेगा कि एक बड़ा चैलेंज भविष्य में देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है कि विधानसभा भंग हो और विधानसभा भंग होने के बाद कुछ और खेला देखने को मिल जाए, जो आज दोस्त है कल दुश्मन हो जाए ऋषि और आज जी, जो दुश्मन है दोस्त हो जाए। ऋषि जी, यहाँ दो चीजें सामने आ रही है। पहली चीज ये कि एक जो बिहार में जमीनों का सर्वे चल रहा है, आप देख रहे हैं कितनी परेशानी है। दूसरा असेसमेंट इसके बारे में ये आ रहा है कि जमीनों के सर्वे से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को झेलनी पड़ रही है जो ट्रेडिशनली जेडीयू और आरजेडी के वोटर नहीं माने जाते। हालांकि नालंदा जिले में जो जेडीयू के वोटर माने जाते हैं उन्हीं के पास जमीनें हैं। ठीक इसी तरह से मधेपुरा जिले की बात करें तो जो आरजेडी के वोटर माने जाते हैं वो वहां लैंडलॉर्ड माने जाते हैं मोटे तौर पर। तो लेकिन ये इक्का दुक्का इलाके हैं, ज्यादातर इलाकों में जेडीयू और आरजेडी के वोटर को लैंड सर्वे से उतनी परेशानी नहीं हो रही है जितनी परेशानी उन वोटर्स को हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और प्रशांत किशोर के दायरे में बटे हुए हैं। ये एक परसेप्शन सामने आ रहा। अब आज की तारीख में जब जाति जनगणना हो गई है, जाति जनगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी का बेस बिहार में हिला हुआ है। एक तरफ वैश्य वोट बिखर कर रह गया, दूसरी तरफ अपर कास्ट के लोगों को ये लगने लगा कि भाई अब भाजपा के बूते हम बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार को की सत्ता को खत्म नहीं कर सकते। वो अब नए राजनीतिक ठिकाने की तलाश में है। कांग्रेस पार्टी लालू यादव से चिपकी हुई है तो कांग्रेस पार्टी के साथ वो खड़े नहीं हो सकते। प्रशांत किशोर एक अलग विकल्प दे रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पर कोई कह रहा है बीजेपी की बी टीम है, कोई कह रहा है कि इनको वोट देने से राजद को फायदा हो जाएगा। तो इस तमाम कंफ्यूजन की स्थिति में एक कंफ्यूजन नीतीश कुमार के लिए भी बढ़ रहा है कि जब बीजेपी का अपना वोट ही नहीं है, वही बिखर कर रह गया है, तो हम अलायंस क्यों करें बीजेपी के साथ? बीजेपी को से देखिए अलायंस करें तो सीटें क्यों दे, ज्यादा सीट? ये तो इतनी सीटों के लायक अब बचे भी नहीं है जाति गणना के बाद की आप स्थिति में। और इन सब के आप बीच राष्ट्रीय जनता दल को लग रहा है कि चूंकि बीजेपी का फिक्स डिपॉजिट उड़ चुका है, उस फिक्स डिपॉजिट को कहीं ना कहीं उड़ा करके कोई और ले गया जाति गणना के बाद, उसके बाद नीतीश कुमार तो हमारे ही पाले में आकर गिरेंगे। ये राजद की फीलिंग दिखाई दे रही है। और इन सब के बीच नीतीश कुमार अभी ऐसा लग रहा है कि असेसमेंट की मुद्रा में है, आकलन की मुद्रा में है कि फाइनली बीजेपी को 80 सीट थमा दी जाए लड़ने के लिए कि भाई आपका वोट नहीं है, 80 ही आप पर एहसान है, आप लीजिए, लड़िए, जाइए। दूसरा, अगर ये नहीं मानते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल का दरवाजा खुला हुआ है। ये असेसमेंट का दौर अगले और कितने दिनों तक चलने की उम्मीद आपको दिखाई दे रही है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी आकलन तो करती ही है कि कौन कितने पानी में किसके साथ जाए तो फायदा होगा, किसके साथ जाएंगे तो घाटा होगा, समीकरण क्या बनेंगे, परिस्थितियां क्या है, इक्वेशन क्या है, तो इन तमाम चीजों का आकलन तो हर पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, नेता करता है। लेकिन आपके बात से मैं सहमत हूँ। जो भूमि सर्वे हो रहा है उसमें आप देखिए कि जो जमीन है सबसे अधिक किस तबके के पास, वो तबका भूमिहार किसका राजपूत के वोटर पास रहा, है। क्या 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 वो वोटर किसके क्या किसका मतलब रहा है, किसका सपोर्टर रहा है। तो निश्चित ही यदि एक बात तो बिल्कुल सही है कि जो सर्वे हो रही है, जिस प्रकार से सर्वे हो रही है, उससे लोगों में बहुत गुस्सा है, क्योंकि अरेंजमेंट उस प्रकार का है नहीं। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको 4-5 दिन में आप समझ सकते हैं कि आप 4-5 दिन का चक्कर सीओ ऑफिस का चक्कर लगा ले, फिर भी आपको आपके हो सकता, जरूरी नहीं है कि आपका जो काम है वो हो जाए। भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, तो नाराजगी तो बिल्कुल, यदि बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी बात आप देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन दिया गया, कई ऐसे वर्ग हैं वो नाराज चल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। वैश्यों को लेकर देख लीजिए, वैश्यों का यदि वर्गीकरण करेंगे तो तेली समाज को का रिप्रेजेंटेशन आप न के बराबर दे रहे हैं। जी तो राजपूतों को लेकर देख लीजिए, जो केंद्रीय कैबिनेट का जो गठन हुआ उसमें बिहार कोटे से आपने एक भी किसी राजपूत को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। तो जी बीजेपी के लिए स्थिति आसान नहीं है, और तमाम चीजों को नीतीश कुमार जरूर आकलन कर रहे होंगे कि विधानसभा चुनाव में किसके साथ जाए।
जाएं तो कौन कितने संख्या पे चुनाव लड़ेगा? क्या बीजेपी 100 या जो आप जो कह रहे हैं 90-80 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ने को तैयार होगी या नहीं होगी? क्योंकि बाकी लोगों को भी एडजस्ट करना है। दूसरी तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं हम 60 सीट से कम पे चुनाव लड़ेंगे नहीं। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा का शपथ लेने के बाद उनका अलग सुर बदला हुआ है। सबसे अधिक अविश्वसनीय राजनीतिक चेहरा है बिहार में तो उपेंद्र कुशवाहा है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। और मैं तो ये सारी बात जब आप कह ही रहे हैं, तो ये भानुमती का कुनबा टिकेगा कब तक? यदि नीतीश कुमार इधर नहीं आते हैं, देखिए एक चर्चा ये भी है, यदि नीतीश कुमार इधर नहीं आते हैं तो राजद दो बड़े सामाजिक समीकरण को साधते हुए दो बड़े सामाजिक समीकरण से आने वाले दो नेता को चुनाव से पहले डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया जा सकता है, ताकि जो एमवाई में जो अन्य जो चीजें हैं उनको जोड़ा जाए। उसमें एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का भी है और एक नाम मुकेश सहनी का है। जी बिहार में अगर आप सही कहा है जी, जो आप कह रहे हैं कि बिहार की जो परिस्थिति बनी हुई है, इस परिस्थिति में चूंकि स्टेट पर तो नीतीश कुमार की सत्ता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार की सत्ता दांव पर नहीं है। चुनाव है तो दांव पर, और ये 2010 की स्थिति नहीं है कि नीतीश कुमार के नाम पर लोग कैंडिडेट देखना भूल जाएंगे, जात पात भी काफी हद तक छोड़ देंगे और आंख मूंद करके नीतीश कुमार को ही हर सीट पर कैंडिडेट मान लेंगे, जो 2010 में हुआ था, अगर आपको याद हो तो। आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। नीतीश कुमार एक फैक्टर है, तेजस्वी यादव एक फैक्टर है, और इन दोनों फैक्टर के बीच जो तीसरा फैक्टर है, उस फैक्टर का नाम प्रशांत किशोर है, जो पैन बिहार फैक्टर है। पैन बिहार, कोई चौथा फैक्टर बिहार की राजनीति में नहीं है, ये एक सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव में कोई फैक्टर नहीं। लोकसभा का चुनाव हो तो वो सबसे बड़े फैक्टर है, लेकिन बिहार विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी कोई फैक्टर नहीं है। ये उनके पीक के दौर में 2015 में भी साबित हो चुका है। तब सवाल ये उठता है कि जब नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं है, जब राहुल गांधी फैक्टर नहीं है, फैक्टर बिहार में तीन ही है, जिन तीन चेहरों के इर्द गिर्द बिहार का चुनाव होना है, और इन तीन चेहरों के इर्द गिर्द चुनाव होने की स्थिति में जो तीसरा चेहरा है प्रशांत किशोर का, वो चेहरा जो तीसरा फैक्टर है, वो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट में बहुत बड़ा डेंट लगा रहा है। क्योंकि बीजेपी का वोटर तो अब मान चुका है जाति गणना के बाद। मैं खुद बिहार में हूं अभी और देख रहा हूं, अभी मैं पिछले 4-5 दिनों से बिहार में ही हूं, और मैं देख रहा हूं कि यहाँ जो स्थिति है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बीजेपी के कोर वोटर्स में है, क्योंकि सब कह रहे हैं कि बीजेपी के बस की बात नहीं है कि लालू यादव और नीतीश कुमार से बियॉन्ड आरजेडी जेडीयू बिहार की पॉलिटिक्स को ले जा सके। वो नए विकल्प की तरफ है। तो जब नया विकल्प की तरफ वोटर जा रहा है तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? घाटे के बैंक में, डूबते हुए बैंक में अपना खाता क्यों खोलेंगे नीतीश कुमार? देखिए आपका सवाल बड़ा लंबा हो जाता है। बीजेपी लेमन ब्रदर है, और आज की तारीख में बिहार में तो लेमन ब्रदर जब लेमन क्राइसिस में है, तो सवाल है इस लेमन ब्रदर्स वाले बैंक में खाता क्यों खोलेंगे नीतीश कुमार? देखिए एक आपके एक बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए आज भी बीजेपी को जो वोट मिलता है, चाहे वो लोकसभा हो विधानसभा हो, वो नरेंद्र मोदी के कारण मिलता है। इस बात से आपके इस बात से सहमत है कि विधानसभा में इतना वोट नहीं मिल पाता है या इतना सामाजिक समीकरण वो ऐड नहीं कर पाते हैं। उसके कई कारण हैं। आपके पास कोई ऐसा रीजनल चेहरा नहीं है। अब हरियाणा में ही देख लीजिए, जबरदस्त एंटी इनकमेंसी है। नरेंद्र मोदी कितना भी प्रचार कर लेंगे, हरियाणा में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बीजेपी लूज करने जा रही है। लेकिन ये कहना कि नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट नहीं मिलता है, वो भी गलत है। बीजेपी को जो भी वोट मिल रहा है आज बिहार में, वो नरेंद्र मोदी के कारण है, लेकिन वो इतना वोट नहीं है जो सीटों में कन्वर्ट कर सके। एक दूसरी बात, जो अमला पगला दीवाना एक तबका बना हुआ है नरेंद्र मोदी के लिए, वो अमला पगला दीवाना जो तबका है, उन्हीं के पास जमीन है, और जमीन जो भूमि सर्वे हो रही है, ये अमला पगला जो दीवाना तबका है, उनमें ही काफी रोष है। समझिए, परत दर पर समझिए, विभाग किसके पास है? जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं जायसवाल साहब, दिलीप जायसवाल साहब के पास है। यदि थोड़ा भी इफ एंड बट होगा, नीतीश कुमार तुरंत पल्ला झाड़ देंगे, भाई विभाग तो आपके पास था, आप क्या कर रहे थे, आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया?
तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। और आज भी मैं बता देता हूं, देखिए एक बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार अपने आप में एक बड़ा फैक्टर हैं, और नीतीश कुमार जो 2005 से 2010 के लिए जाते रहे हैं, वो फिर से वो रिवाइवल कर रहे हैं। आप देखिए तमाम जिलों में जो एसपी तैनात किया गया है, यंग लड़कों को तैनात किया गया है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है पटरी से उतर गया था उसको पटरी पर लाया जाए। आलोक राज जैसे तेज तरह डीजीपी को डीजीपी पद पर अपॉइंट किया गया है। आलोक राज के बारे में आप जानते हैं कि बहुत तेज तर्रार अधिकारी है। दूसरा चर्चा कुंदन कृष्णन को लेकर है कि चर्चा ये है कि जो सीआईएसएफ के एडीजी हैं कुंदन कृष्णन, उनको बिहार फिर से वापस लाया जा सकता है और एडीजीपी हेडक्वार्टर बनाया जा सकता है। तो नीतीश कुमार का जो सिस्टम था एक तरह से पटरी पर उतर गया था, उसको फिर से पटरी पर लाने का प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तमाम चीजों को देखिए, हर दिन वो पटना से बाहर है, किसी न किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, किसी न किसी विभाग के महत्वपूर्ण एजेंडों को वो शिलान्यास कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार तो गेयर बदल ही रहे हैं, तो एक फैक्टर तो है ही। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने पैर पे थोड़ा, मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी इसलिए मारा कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते थे, वो बीजेपी में जाके या बीजेपी को इधर लाके उस सामाजिक न्याय का जो लड़ाई है उसको थोड़ा कुंद किया है। आज वो राजद के साथ होते तो बिहारी नहीं, राष्ट्रीय फलक पे उनका नाम होता है कि जातीय जनगणना का कोई यदि जनक है इन दिनों में तो नीतीश कुमार है। आज उस मुद्दे को राहुल गांधी ने लपक लिया है, और ये मुद्दा इतना ही प्रभावी है कि जिस कांग्रेस को ये लग रहा था कि 50 से 60 सीटें आ जाए तो गनीमत होगा, वो कांग्रेस 99 के आसपास पहुंच गई। तो नीतीश कुमार अपने आप में फैक्टर है, लेकिन नीतीश कुमार कई ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे उनका राजनीतिक रूप से नुकसान उनको उठाना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या विधानसभा जो चुनाव होंगे वो नीतीश कुमार राजद के साथ मिलकर करेंगे, लड़ेंगे, या बीजेपी के साथ ही रहना पसंद करेंगे, ये देखने वाली बात है। सवाल ऋषि जी यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बुरे हालात में भी जब केवल 53 सीटें मिली थी, केवल लगभग 20-21%, एक चौथाई से भी कम सीट मिली थी बीजेपी को बिहार में, तब भी उसके गठबंधन को 35% वोट मिले थे, 35%। आज जो स्थिति है, आज बीजेपी का गठबंधन अगर नीतीश कुमार छोड़ दे तो 20% वोट लाने की स्थिति में नहीं है बिहार में। आप घूम करके देख लीजिए कि 20% वोट बीजेपी के गठबंधन को कैसे आएंगे। उसमें भी 4% चिराग पासवान का होगा जो वोट उनके गठबंधन को मिलेगा, अदरवाइज ये 15-16% पर है बीजेपी का गठबंधन, माइनस चिराग पासवान। अब इस स्थिति में नीतीश कुमार बीजेपी की सवारी करेंगे भी तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें वो लड़ने के लिए दे देंगे ताकि जाकर के सीट खराब करे बीजेपी? क्योंकि प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा डैमेज करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भी करेंगे और जेडीयू के कैंडिडेट को भी करेंगे। जितना ज्यादा बीजेपी लड़ेगी उतना ज्यादा डैमेज होगा। ये रिवर्स चिराग मॉडल हो सकता है जो जेडीयू की बजाय बीजेपी पर ज्यादा मार करता हुआ दिखाई दे। तो इस परिस्थिति में तेजस्वी यादव का दौरा, और तेजस्वी यादव के दौरे में नीतीश कुमार पर ऑन एंड ऑफ ठंडा गर्म दोनों तरीके से, कभी अटैक तो कभी मासूमियत, दोनों चीजें जो एक साथ दिख रही है, ये राजनीति आगे चलकर कितना प्रभावी हो सकती है? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, राजद में भी देखिए एक कोई गुट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन नहीं गुट होते हुए भी एक गुट है, दो गुट है। एक लालू द्वारा तैयार किए गए नेताओं का गुट है, और एक तेजस्वी यादव का गुट है। अब कल ही देखिए वो दरभंगा गए हैं, वहाँ जो ललित, क्या नाम है, ललित यादव है, दरभंगा ग्रामीण से जो विधायक है ललित यादव, और जो जिलाध्यक्ष हैं, उस पूरा नाम उनका याद नहीं आ रहा, कोई यादव करके हैं जिलाध्यक्ष वहाँ, दोनों में रस्साकसी है। अब ललित यादव को लेकर तेजस्वी यादव परेशान है, क्योंकि ललित यादव को तेजस्वी यादव टिकट नहीं देना चाहते थे दरभंगा से,
लेकिन लालू यादव ने वीटो लगा दिया और स्थिति ये बनी कि दलित यादव अपने विधानसभा में भी पिछड़ गए, अपने विधानसभा क्या अपने पंचायत में पिछड़ गए थे। जी। तो ये रस्साकसी राजद में भी है। राजद भी देखिए, राजद को भी एक बड़े वोट बैंक, देखिए राजद को भी ये लग रहा है सिर्फ एमओआई के बलबूते चुनाव हम नहीं जीत सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इन बयानों पे आप मत जाइए। हालांकि तेजस्वी यादव ने कल एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा प्रशांत किशोर को लेकर, ये बीजेपी की बी टीम है, डायरेक्ट नहीं कहा लेकिन उनका इशारा यही था कि जब चुनाव होते हैं बीजेपी एक नए प्लेयर को बिहार में एंट्री करवा देती है। तो ऐसे तमाम परिस्थितियों में अभिषेक जी, आपकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ कि आने वाले दिनों में बिहार में एक नए डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि देखिए एक बात आप जान जाइए, आप नीतीश कुमार कितना भी दावा करे, बीजेपी 100 से कम सीटों पे नहीं लड़ने जा रही है, क्योंकि बीजेपी के खुद 70 से अधिक विधायक हैं। क्या वो सीटिंग विधायकों को भी को बेटिकट करेंगे? क्या जो वर्तमान में संख्या है उससे भी कम सीटों पे लड़ेंगे? एक मिनट रोकूंगा आपको। बीजेपी के 22 एमपी थे 2014 में, आपको याद होगा। नीतीश कुमार के 2 एमपी थे, और 2019 में जब गठबंधन हुआ तो 22 सीटें जीतने वाली बीजेपी 17 सीटों पर लड़ने के लिए बिहार में तैयार हो गई, और ऊपर से तुर्रा ये कि जीती हुई 22 सीटों में से 8 सीटें उसने सहयोगियों के लिए छोड़ी, 8 जीती हुई सीटें छोड़ी थी। तो ये नहीं कह सकते कि जितना जीती। अच्छा ठीक, इसी तरह से एक और बात, एक मिनट ऋषि जी, 2010 में नीतीश कुमार ने 115 सीटें जीती थी, लेकिन 2015 में, उस समय जिस समय लालू यादव से समझौता हुआ, उनके 119 विधायक थे, 119 लोग उनकी पार्टी के विधायक थे, लेकिन वो 100 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो राजनीति में परिस्थिति व समझौते करने पड़ते हैं। क्या जदयू, क्या राजद, क्या भाजपा, सबने अपने अपने तरह से समझौते किए। आप हमें ये बता दीजिए, कभी भी इन दिनों में 2-3 विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार से कम संख्या पे बीजेपी चुनाव लड़ी है क्या, लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में? और यदि बीजेपी 100 से कम सीटों पे लड़ेगी अभिषेक जी, तो अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देगी कि नीतीश कुमार के सामने समर्पण कर दिया है बीजेपी ने? वो संदेश देगी तभी मानेंगे क्या? हो तो पहले से ही संदेश है उनको समर्पण कर दिया। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ आपसे। आप देखिए अब जो रसाकसी क्यों चल रही है, दिलीप जायसवाल को हम लोगों ने ये माना था कि दिलीप जायसवाल जो है कठपुतली है जेडीयू का। दिलीप जायसवाल का रवैया देख लीजिए, वो क्या बयान देते हैं, वो सरकार को ही कटघरे में हर रोज खड़ा करते हैं, जबकि वो गठबंधन के पार्टनर हैं। तो बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, इस प्रकार से नीतीश कुमार के चरण में, और यही जो आडवाणी और वाजपेयी युग में हुआ उसी को ये चेंज करना चाहते हैं। लेकिन चेंज करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की भी जरूरत है, बिना नीतीश कुमार की नैया पार नहीं लगेगी। तो दोनों हालात में एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी 70 पे लड़ जाएगी, जेडीयू 140 150 पे लड़ जाएगी, फिर आप बीजेपी का पार्टी ही खत्म हो जाएगा। यहाँ एक परिस्थिति को समझिए, जब बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार से आंख में आंख डालकर बात करने की कोशिश करती थी, तब बीजेपी के पास लोकसभा में किसी की जरूरत नहीं थी। मतलब बहुमत के आंकड़े जो 272 का रिक्विजिट नंबर है, आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। आपके हिसाब से, या ये फैक्ट है, आपके हिसाब से क्या फैक्ट है कि जेडीयू के सारे केंद्र की सरकार है? क्या नीतीश कुमार ने जो मांगे केंद्र सरकार के सामने रखी, क्या केंद्र सरकार ने मान लिया उसको? अब केंद्र सरकार के सामने नीतीश कुमार ने जो मांगे, सुन लीजिए मेरी बात, वो आप छोड़ दीजिए, ये बिहार का विशेष पैकेज वाला छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा बात है कि इसको देना होगा तो उसको देना होगा, उसको देना होगा तो उसको देना होगा, तमाम चीज जो थ्योरी है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं माना नीतीश कुमार की इस मांग को नरेंद्र मोदी ने? अब तो इनके बलबूते सरकार है ना। और इस बार जो जेपी नड्डा आए हैं, इस दर्द को नीतीश कुमार ने रखा कि हमारी इतनी हैसियत है कि हमने प्रधानमंत्री के सामने में कुछ पर्सनल इच्छा जाहिर की बिहार के विकास को लेकर, बिहार के शिक्षा के विकास को लेकर।
और खुले मन से माननीय प्रधानमंत्री ने दरकिनार कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो ऐसा नहीं है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी नीतीश कुमार के चरण में अपने आप को, मतलब नीतीश कुमार के चरण में कमल को रख देगी। नहीं, सवाल यही मेरा आपसे है कि नीतीश कुमार के सामने विकल्प क्या है। भतीजा तो तैयार है कि खुल के बोल रहा है कि जब चाचा को जब भी जरूरत होगी वो साथ खड़े होने के लिए देखिए तैयार है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप भी सहमत होंगे, नीतीश कुमार एक सम्मानजनक संख्या पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जेडीयू आरजेडी में बहुत बड़ा फासला होगा। यदि जेडीयू 120 सीट पर लड़ेगी तो कम से कम 105, 100 सीटों पे कम से कम ये लड़ेगी बीजेपी जी। या ये हो सकता है कि 120 पे ये लड़े, बाकी सीटों पे बीजेपी लड़े, बीजेपी उसमें एलजेपी को अरेस्ट करे, उपेंद्र कुशवाहा को अरेस्ट करे। लेकिन ये नहीं कि बीजेपी 60, 70, 80 सीटों पे लड़ेगी और जेडीयू 140 सीटों पे लड़ेगी, ऐसी स्थिति नहीं होगी। मैं बार बार आपको कह रहा हूं। नहीं, ये स्थिति तो नीतीश कुमार की आरजेडी के साथ जाने पर भी नहीं होगी। वहां भी 100 का ही समझौता है, 101 जो पिछली बार था, शायद 100 इस बार है, 43 सहयोगियों में बटेंगे। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार के लिए सीटों पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़े उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 43 की जो संख्या पिछली बार मिली थी, चिराग मॉडल के कारण नंबर घट गए थे, वो 80 पार कैसे जाएंगे। 80 पार नीतीश कुमार ले जाना चाहते हैं। जी, कुछ कह रहे हैं? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, नीतीश, देखिए दो बातें हैं, नीतीश कुमार के मन में क्या है। नीतीश कुमार क्या चुनाव 25 नवंबर में, अक्टूबर 25 में कराना चाहते हैं? तब ये थ्योरी नहीं लागू होगा। अभी ये नीतीश कुमार अभी लेंगे केंद्र सरकार से, लाओ और लाओ 2 एम्स लाओ, 1 यूनिवर्सिटी लाओ, ये लाओ वो लाओ, पाला बदलेंगे नहीं तो अंतिम टाइम में। यदि चुनाव इधर होंगे, फरवरी जनवरी में होंगे, तो लक्षण आपको नवंबर में दिख जाएंगे। भाई आप जो लेना है ले लिया, अब ठीक है, इनके साथ रहेंगे तो वो संख्या नहीं आ पाएगी, ठीक है, पाला बदल देंगे। तो नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? नीतीश कुमार के मन, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जब विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे तो अपने थाली में बहुत से चीजों को सजा के लेके जाएंगे। और मैं एक खबर और दे दूं, शराबबंदी को लेकर भी बड़े डिसीजन आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लग रहा है कि एक बड़ा गरीब का तबका जो है उनसे दूर होती जा रही है। शराबबंदी के कारण जो 4 लाख 3 लाख परिवार प्रभावित हैं, उनके कहीं न कोई परिजन जेल में है, 100 ml 50 ml 200 ml पीने के चक्कर में। तो आने वाले दिनों में जो यात्रा होगा नीतीश कुमार का, उसमें शराबबंदी को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जी, फाइनल क्वेश्चन ऋषि मिश्रा जी, कि जेडीयू और आरजेडी के बीच एक अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर है कि भाई सियासत को, बिहार की राजनीति को अपने ग्रिप से बाहर नहीं निकलने देना। क्या बिहार में जो दूसरे राजनीतिक दल हैं अदर देन जेडीयू और आरजेडी, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, प्रशांत किशोर हो, जो भी हो, क्या नीतीश कुमार और लालू यादव की टैसिट अंडरस्टैंडिंग से बिहार को और अपनी पार्टियों को भी एक विकल्प देते हुए, जनता के बीच एक विकल्प देते हुए निकाल पाने की स्थिति में है, या अभी इन्हें 5 साल और इंतजार करना होगा? नहीं, सवाल नहीं समझा, आप फिर से पूछिए, क्या बोल रहे हैं? मेरा सवाल ये है, जो जहां से मैंने शुरुआत की थी, फाइनल क्वेश्चन है मेरा, कि जेडीयू और आरजेडी के बीच तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि राजनीति को, बिहार को अपने ग्रिप से बाहर नहीं निकलने देना है, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए, जेडीयू आरजेडी के बीच के इस अंदरूनी अलिखित समझौते को समझते हुए, जो दूसरे राजनीतिक खेमे हैं बिहार के, क्या कांग्रेस, भाजपा, लेफ्ट, प्रशांत किशोर जो भी हो, चिराग पासवान जो भी हो, क्या ये लोग इस चीज को समझते हुए जनता के बीच एक विकल्प दे पाने की स्थिति में इनमें से कोई भी है, या बिहार को 5 साल तक और लालू यादव, नीतीश कुमार के शासन में ही रहना है? प्रेजेंट सिनेरियो में कोई नहीं है। प्रशांत किशोर ये दावा कर सकते हैं कि अपने बलबूते सरकार बना ले, ऑन कैमरा बोलने में तो, ऑन कैमरा तो मैं भी कह रहा हूँ देश का अगला राष्ट्रपति है, अभी कह रहा हूँ। हम छोड़िए राष्ट्रपति, छोड़िए, अगला कह रहा हूँ प्रधानमंत्री। अगला जो चुनाव 30 में होगा, क्या 29 में होगा, ऋषि मिश्रा देश के
अगले प्रधानमंत्री होंगे। दावा तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन जब कैमरा ऑफ कीजिएगा तो कहूंगा भाई मैं मुखिया में भी नहीं जीत सकता हूँ जी। तो प्रेजेंट सिनेरियो ये है भाई साहब, न प्रशांत किशोर न चिराग पासवान अकेले लड़ ले हाजीपुर से नहीं जीत पाएंगे। जो दावा बहुत दावा करते हैं कि बहु हम 6% के ये हैं नेता हैं, अकेले चुनाव लड़ ले, और अकेले कोई भी ब्लॉक, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अकेले कोई भी ब्लॉक चाहे राजद हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, चुनाव जीतने के कैपेसिटी में बिहार में नहीं है। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी अपने चरम पे थे, पॉपुलरिटी के चरम पर थे, ऐसा लग रहा था, लेकिन उन्होंने जो लीडरशिप तैयार करना चाहिए वो किए नहीं। और मैं आपके बात से सहमत हूँ, तमाम मतांतर होते हुए भी सहमत हूँ कि ये दो जो प्लेयर है जेडीयू आरजेडी, कभी भी बीजेपी या ऐसे प्लेयर का बिहार में एंट्री नहीं होने देगा जो इन दोनों का स्पेस को भर सके। तो ये बात सही है कि इस विषय को लेकर हो सकता है कि पर्दे के पीछे बिलो द टेबल एक अंडरस्टैंडिंग राजद और जेडीयू की हो कि भाई हम लोग ऐसा खेला करते रहे ताकि कोई बीजेपी या प्रशांत किशोर की एंट्री इस प्रकार से नहीं हो कि पैन बिहार वो पूरा कब्जा कर ले। नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, साफ गोई के साथ ये बात कह रहे हैं कि 5 साल तक बिहार को या तो चाचा या भतीजा इन्हीं के शासन में रहना। बिल्कुल ही, ये सत्ता में ये रहेंगे तो पोजीशन में ये रहेंगे, या दोनों रहेंगे तो फिर बाकी जो ये दोनों साथ में आएंगे तो बाकी जो है वो पोजीशन में रहेंगे, बीजेपी ये तमाम लोग। यही थ्योरी चलेगा। हाँ, 30 के बाद प्रशांत किशोर या अन्य को लेकर आप विचार कर सकते हैं कि क्या ये एक ऑप्शन देने में या एक 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 एक, एक अपना ये क्या कहते हैं बिहार की राजनीति को विकल्प देने की हैसियत में है या नहीं, ये 30 में आप मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन वर्तमान सिनेरियो में आप किसी भी राजनीति को समझने वाले एक बच्चे से भी पूछिए तो वर्तमान सिनेरियो में ये तमाम प्लेयर विकल्प देने के कैपेसिटी में नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि ऋषि मिश्रा जी ने बताया कि बिहार में किसी तीसरे की एंट्री की संभावना पर एक तरह से लॉकडाउन जैसी स्थिति लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर लगा रखी है, और किसी तीसरे प्लेयर की एंट्री के लिए वो तीसरा प्लेयर भी एंट्री के लिए कितना ईमानदार है, कितनी ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, ये भी एक गंभीर सवाल है। क्योंकि बिहार की राजनीति में पिछले 34 साल से यही हो रहा है कि या तो दोनों साथ रहकर या दोनों एक दूसरे के विरोध में रहकर सत्ता में अघोषित या घोषित रूप से बने हुए हैं, और सत्ता और सियासत इनके ग्रिप से बाहर नहीं निकल रही है। और इस अलिखित अघोषित समझौते से बिहार की राजनीति अभी अगले 5 साल तक आगे नहीं निकल पाएगी, इस बात की भी पूरी गुंजाइश दिख रही है। ऋषि जी ने आज पूरी बातें पूरी साफगोई के साथ हमारे दर्शकों के सामने रख दी। अब आगे देखते जाइए, विधानसभा चुनाव जब भी हो, फरवरी में हो, नवंबर में हो, या अगले नवंबर दिसंबर में हो, जब भी हो, बिहार की राजनीति में तीसरा प्लेयर इच्छा शक्ति के अभाव में, राजनीतिक ईमानदारी के अभाव में और ईमानदार प्रयास के अभाव में लालू यादव और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू, तीर और लालटेन, इन दोनों की सियासत से बाहर निकल पाने की स्थिति में फिलहाल नहीं पहुंच रहा है। इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।